नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस नई मेट्रो परियोजनाओं से अहमदाबाद और सूरत के साथ संपर्क सुविधा और बढ़ जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.59% हुई। संक्रमण की दैनिक दर भी घटकर 15,000 से नीचे पहुंची। पिछले 2 दिनों में देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान में 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया और ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 294 रनों पर सिमटी। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के 2 प्रमुख आर्थिक केंद्रों सूरत और अहमदाबाद को उत्तरायण के ठीक बाद 17,000 करोड़ रुपए का उपहार मिला है। देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन 2 मेट्रो परियोजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू हो रहा है। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के कामकाज के तौर तरीकों के बीच अंतर ये भी है कि वर्तमान सरकार देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है और इनके विकास में परिवहन के अन्य साधनों के साथ तालमेल का भी ध्यान रखा गया है। एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी, देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम
शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। सूरत और अहमदाबाद में हो रहे तेज आर्थिक विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इन दो शहरों को आत्मनिर्भर भारत का शक्ति केंद्र बताया। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धावे पर खड़े थे, लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहाँ की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर इस समय सबसे तेजी से विकसित हो रहा दुनिया का चौथा शहर है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर अनेक दूसरे कदम उठाए। आज सूरत में करीब 1 दर्जन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट से ही सूरत को आज करीब 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हो रही है। बीते सालों में सूरत में बेहतरीन आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया। इन सभी प्रयासों से सूरत में ईज ऑफ लिविंग बेहतर हुई। आज हम देखते हैं कि सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का कितना बेहतर उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद भारत का पहला धरोहर शहर है। इसे भी साबरमती रिवर फ्रंट, कांकरिया लेक फ्रंट और बीआरटीएस जैसी विकास परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरी आर्थिक केंद्रों के बुलेट ट्रेन परियोजना के माध्यम से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई से जुड़ जाने से इन शहरों के विकास को और भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि कभी गांधीनगर को सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों का शहर माना जाता था, लेकिन आज कई महत्वपूर्ण शिक्षा और टेक्नोलॉजी संस्थानों के कारण ये शहर देश की नई पीढ़ी के निर्माण में लगा है। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित अनेक गण्यमान्य लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आज का दिन अहमदाबाद और सूरत के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं से पर्यावरण में सुधार होगा और जनता का सार्वजनिक परिवहन का खर्च कम होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गुजरात के लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सूरत और अहमदाबाद की मेट्रो परियोजनाओं से दोनों शहरों को पर्यावरण के अनुकूल तेज रफ्तार जन परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो जाएगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार शहरों की परिवहन सुविधा को एकीकृत प्रणाली की तरह विकसित कर रही है। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद और सूरत के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से लोगों को पर्यावरण सानुकूल, अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध हो पाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा गुजरात के लोगों के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य में अनेक नए प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं या तो शुरू किए गए हैं, जिसमें राजकोट में नई एम्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और केवड़िया में अनेक विकास कार्य और सी प्लेन सुविधा जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा चरण करीब 28 किलोमीटर लंबा होगा और इसके 2 गलियारे होंगे। दूसरे चरण के पहले गलियारे की लंबाई 22 किलोमीटर से अधिक होगी और ये मोटेरा स्टेडियम को महात्मा मंदिर से जोड़ेगा। इसका निर्माण जमीन से ऊपर किया जाएगा। सूरत मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत 2 गलियारों वाले कुल 40 किलोमीटर से अधिक मेट्रो रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 96.59% हो गई है। अब तक 1,02,11,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से प्रतिदिन ग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार 15,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 13,788 नए मामले सामने आए और इसी अवधि में 14,400 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। ठीक होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों का 50 गुना से भी अधिक है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.97% है। पिछले 24 घंटे में देश में 5,48,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 18,70,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश में कोविड जांच की क्षमता को लगातार बढ़ाया है और अब ये प्रतिदिन 15 लाख जांच के स्तर पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के 355 नए मामले मिले हैं। अब तक राज्य में 2,41,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड संक्रमण की दर 1.4% है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कल कोविड के 478 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,753 है। प्रदेश के 9 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामला कल दर्ज नहीं किया गया है। 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में कोविड पॉजिटिव मामले लगातार 100 से कम दर्ज किए जा रहे हैं। इंदौर में 43 जबकि भोपाल में 83 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड के 206 नए मामले मिलने से वहां अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 2,91,000 को पार कर गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर भी 98.07% हो गई है। त्रिपुरा में कोविड-19 महामारी के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 38 रह गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की पुष्टि के सिर्फ 2 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 98.71% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि 2 दिनों में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विश्व में टीकाकरण की सबसे बड़ी संख्या है और ये ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस से भी अधिक है। कोविड के टीकाकरण से संबंधित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं और उनमें से केवल 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उन 3 में से भी एक जो नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार दूसरे जो हमारे एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें भी डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक जो तीसरे एम्स ऋषिकेश में है वो है अस्पताल में और उनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और नारायण हेल्थ सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने कहा है कि यदि देश की आधी आबादी का टीकाकरण हो जाता है तो हम कोविड वैश्विक महामारी के विरुद्ध आधी लड़ाई जीत लेंगे। वे आज टीकाकरण के बाद बेंगलुरु शहर में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का टीकाकरण हो गया है वे लोग वायरस पर विजय के लिए विक्ट्री का चिन्ह लगाएं। आंध्र प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए 332 स्थानों की पहचान की गई है और धीरे धीरे पूरे राज्य में टीकाकरण का काम शुरू किया जाएगा। राज्य को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड टीके की 4,70,000 खुराकें तथा भारत बायोटेक द्वारा तैयार किए गए कोवैक्सीन टीके की 20,000 खुराकें प्राप्त हो गई हैं। तेलंगाना में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण के दूसरे दिन आज 16,000 से अधिक स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों को टीका लगाए जाने की संभावना है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि राज्य में टीकाकरण के लिए 184 और केंद्र बनाए गए हैं जबकि 140 टीकाकरण केंद्र पहले से ही काम कर रहे हैं। असम में आज सभी 29 जिलों में कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण के पहले दिन 3,528 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया गया। 31 जिलों में कोविशील्ड टीका लगाया गया जबकि 2 जिलों में कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। आज लगभग 4,500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोविड टीकाकरण का काम आज से सप्ताह में 4 दिन चलेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया है कि वहां
कोविन ऐप में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इसलिए सभी जरूरी आंकड़े अलग से तैयार किए गए हैं, जिन्हें बाद में कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा। झारखंड में 24 जिलों के सभी 49 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण अभियान आज दूसरे दिन जारी है। सप्ताह में निर्धारित 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को टीका लगेगा। टीकाकरण के पहले चरण में 32,000 स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, जबकि 16 जनवरी को 32,000 लोगों को टीका लगाया गया। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद विभिन्न देशों के नेताओं से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को बधाई दी। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत पहले से ही विश्व के 50% से अधिक टीकों की आपूर्ति करता है और ब्रिटेन तथा भारत ने महामारी के दौरान मिलकर काम किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे छेरिंग और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भी श्री मोदी और भारत के लोगों को कोविड टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत के लिए बधाई दी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस नई मेट्रो परियोजना से अहमदाबाद और सूरत के साथ संपर्क सुविधा और बढ़ जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.59% हुई। संक्रमण की दैनिक दर भी घटकर 15,000 से नीचे पहुंची। पिछले 2 दिन में देशभर में कोविड टीकाकरण अभियान में 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया और ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 294 रन पर सिमटी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कॉरपोरेट जगत की कंपनियों को सुझाव दिया कि वे अपने संगठन में अवैध और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों के बारे में आगाह करने वाले व्हिसल ब्लोअर को सुनियोजित तरीके से बढ़ावा दें और ऐसे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराएं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि कॉरपोरेट अभिशासन के सभी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि शेयर धारकों सहित कंपनियों से जुड़े सभी पक्षों का भरोसा बढ़े। आने वाले कुछ महीनों में देश की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौट आने की आशा व्यक्त करते हुए श्री नायडू ने भारतीय कॉरपोरेट जगत से आग्रह किया कि वे देश को और मजबूत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में 415 लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क तकनीक और मानकों को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जागरूकता को 1 महीने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए काम चल रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा जो चाहे मांग सकते हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री तोमर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की कि वे कल अगले दौर की बैठक में कृषि कानूनों के हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन तथा विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आज बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। सैयद शाहनवाज हुसैन को भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा द्वारा खाली की गई सीट के लिए मैदान में उतारा गया है। विनोद नारायण झा विधानसभा के लिए चुने गए हैं। वहीं मुकेश सहनी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं, की खाली सीट के लिए नामांकन पत्र भरा। आज पर्चे दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि राज्य मंत्रिमंडल का शीघ्र ही विस्तार किया जाएगा। आज संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए सहयोगियों के बीच कोई विवाद नहीं है। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और पटकथा लेखक सहित 5 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में अमेजन प्राइम इंडिया की मुख्य कंटेंट प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, निर्देशक अली अब्बास जफर और वेब सीरीज के पटकथा लेखक गौरव सोलंकी के अलावा एक गुमनाम व्यक्ति को शामिल किया गया है। राजस्थान में 10 महीने के बाद राज्य के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान आज से फिर खोले गए हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कॉलेजों में भी अंतिम वर्ष के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई है। कक्षा 9 से 12वीं तक के करीब 30,000 सरकारी और निजी स्कूलों में कई महीनों बाद आज फिर रौनक नजर आई। इसी तरह आज करीब 2,000 कॉलेज भी खुल गए हैं। सरकार ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार एक कक्षा में आधे बच्चों को एक दिन जबकि शेष बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा तथा अन्य सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं अभी भी बंद है। इनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। राज्य में आज कोचिंग संस्थान शुरू होने के बाद कोटा शहर में रौनक लौटने लगी है। शिक्षण संस्थानों में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। दिल्ली में भी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल कोविड महामारी से बचाव के लिए पिछले वर्ष मार्च से बंद कर दिए गए थे। 10 महीनों बाद ये पहली बार होगा जब विद्यार्थी अपने अपने स्कूल फिर जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में कहा था कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल को देखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के बाद स्कूल आ सकते हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी और इस क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। तमिलनाडु में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कल से स्कूल खोले जा रहे हैं। छात्रों को अपने अभिभावकों से सहमति प्राप्त करने के बाद ही कक्षाओं में आने दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम को भी इसी के अनुसार कम कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों के प्रशासन के साथ बैठक करके विद्यालयों को खोलने की व्यवस्था पर चर्चा की।
दिल्ली आ रही शहीद एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दुर्घटना की वजह से लखनऊ में रुके यात्रियों को दूसरी रेलगाड़ियों के जरिए अपने गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मार्ग की मरम्मत कर दी गई है और लखनऊ दिल्ली रेल लाइन पर ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक इस वर्ष जून में होगी। ब्रिटेन के उच्चायोग ने एक बयान में कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी G7 शिखर बैठक से पहले भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इससे पहले श्री जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस की स्थिति के कारण भारत की यात्रा रद्द कर दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन इस अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं से कोरोना वायरस के बाद की स्थिति को बेहतर करने और भविष्य को अधिक समृद्ध बनाने के बारे में विचार विमर्श के लिए करेंगे। बांग्लादेश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तनवीर मुकम्मेल ने कहा है कि उनके देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में बांग्लादेश पर विशेष ध्यान दिया जाना एक शानदार सम्मान है। इस वर्ष के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस सेक्शन में बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें तनवीर मुकम्मेल की जीवन धूली फिल्म शामिल है। कंट्री ऑफ फोकस की श्रेणी में उस देश के सिनेमा के उत्कृष्ट उदाहरणों और योगदान को प्रदर्शित किया जाता है। इस सेक्शन के उद्घाटन समारोह के एक हिस्से के रूप में कल रूपसा नोदिर बांके का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्यक्रम में उनमें से कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चले चेन्नई तो वहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं उत्तर भारत में श्रीनगर में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में भी कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 294 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस नई मेट्रो परियोजनाओं से अहमदाबाद और सूरत के साथ संपर्क सुविधा और बढ़ जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.59% हुई। संक्रमण की दैनिक दर भी घटकर 15,000 से नीचे पहुंची। पिछले 2 दिनों में देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान में 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।